वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आप लोग की केमिस्ट्री की टीचर एंड आप लोग का जो केमिस्ट्री का एसएलओ टॉपिक है आज का वो आप लोग का है टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग को पता है कि इससे पहले भी हम लोगों ने जो ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है केमिस्ट्री का वो सारा का सारा एसिड एंड बेस पर रिलेटेड है। आज उसी टॉपिक को उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे और हम लोग टाइप्स ऑफ एसिड्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को अपने प्रीवियस लेक्चर याद होंगे तो उसमें हम लोगों ने जनरली एसिड्स को कुछ इस तरह से डिफाइन किया था कि एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस which give H plus ion when it dissolves in aqueous solution। इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट को इसी थॉट को आगे लेकर जाते हुए कुछ एसिड्स के टाइप्स को क्लासिफाइड किया गया है। जो एसिड्स के टाइप यहाँ पर रिलेटेड क्लासिफाइड हुए हैं वो दो तरह के हैं, टू टाइप्स हैं। पहला आप लोगों के पास है मोनोप्रोटिक एसिड, दूसरा आप लोगों के पास है पॉलीप्रोटिक एसिड। अगर आप लोग को याद हो स्टूडेंट्स, हमने H प्लस आयन को एक स्पेशल नेम दिया था जो कि था प्रोटॉन आयंस, ठीक है। इसीलिए ये दो नाम अगर आप गौर से एक दफा फिर देख लोगे, मोनोप्रोटिक, मोनो का मतलब आपके पास होगा वन और प्रोटिक का मतलब होगा प्रोटॉन आयन, मींस H प्लस आयन की बात हो रही है। इस तरह के जो एसिड्स होते हैं ये वो एसिड्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं वन प्रोटॉन आयन को जब ये किसी भी एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल, दोज एसिड्स व्हिच प्रोड्यूस वन प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड मोनोप्रोटिक एसिड्स। मैंने आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल्स को यहाँ पर जो है ना मेंशन किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोगों के पास है HCl। अगर आप लोग गौर से इस एग्जाम्पल को देखोगे इसमें एक हाइड्रोजन है, विच मीन्स कि ये कंपाउंड जब रिएक्शन में पार्ट लेगा तो आपके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन को लॉस कर पाएगा, इसीलिए HCl को हम मोनोप्रोटिक एसिड्स में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। सिमिलरली जो सेकेंड एग्जाम्पल आप लोगों को दिख रही होगी वो आप लोगों के पास है हाइड्रोजन नाइट्रेट्स। हाइड्रोजन नाइट्रेट्स में भी अगर आप हाइड्रोजन के तादाद पर, हाइड्रोजन की अमाउंट पर फोकस करोगे तो आप लोगों को वहां पर दिखेगा कि सिर्फ एक हाइड्रोजन मौजूद है। इसका मतलब है कि अगर ये कंपाउंड किसी एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट होगा, इसकी ब्रेकडाउन होगी तो आपके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन की जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लोगों को दिखेगी और सिर्फ एक हाइड्रोजन मतलब मोनोप्रोटिक आपके पास कंपाउंड बनेगा। इसीलिए हम इस तरह के कंपाउंड्स को, इस तरह के एसिड्स को मोनोप्रोटिक एसिड्स का नाम दे रहे होते हैं। सिमिलरली जो इसका दूसरा टाइप है वो आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने लिखा है पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉली मींस मेनी, विच मींस कि इसमें हम एक से ज्यादा हाइड्रोजन आयंस की डिसोसिएशन की बात करेंगे। पॉलीप्रोटिक एसिड को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है, दोज एसिड्स व्हिच प्रोड्यूस मोर देन वन प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल। इस तरह के एसिड्स जो आपको किसी एक्वस सोल्यूशन में वन प्रोटॉन से ज्यादा, मोर देन वन प्रोटॉन से ज्यादा आपके पास जो हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट होंगे किसी भी एक्वस सोल्यूशन में, उसको हम लोग बेसिकली नाम दे रहे होते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड्स का। जैसे आप लोगों के लिए डियर स्टूडेंट्स मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है। एक एग्जाम्पल डाइप्रोटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक एग्जाम्पल ट्राइप्रोटिक को एक्सप्लेन कर रहा है। पहला वाला जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है H2SO4, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं केमिकल वे में, उसको मैंने डाइप्रोटिक एसिड इसीलिए बोला है कि उसमें अगर आप लोग गौर करोगे तो आपको टू हाइड्रोजन दिखेंगे, विच मीन्स कि जब इनकी डिसोसिएशन होगी तो इससे दो हाइड्रोजन का जो ब्रेकडाउन है वो पॉसिबल हो सकता है। जब दो हाइड्रोजन का ब्रेकडाउन पॉसिबल है तो इसका मतलब है कि ये अब मोनोप्रोटिक एसिड में एक्सप्लेन नहीं हो रहा, बल्कि ये हमारा पॉलीप्रोटिक एसिड की कैटेगरी में अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है। सिमिलरली एक और एग्जांपल जो मैं ट्राइप्रोटिक एसिड्स के लिए एक्सप्लेन करने लगी हूं, उसमें आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा H3PO4। इसका मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन की जो तादाद है वो 3 है, जिसका मतलब है कि जब इनकी डिसोसिएशन होगी किसी एक्वस सोल्यूशन में तो उसमें आप लोगों को 3 प्रोटॉन्स, 3 हाइड्रोजन आयंस प्रोटॉन की शक्ल में अलग अलग स्टेट में दिखेंगे। इसीलिए हम इस तरह के कंपाउंड्स को नाम दे देते हैं ट्राइप्रोटिक एसिड्स का। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इसी का हिस्सा है, लेकिन हमने कहा था कि ये चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा है एसिड और बेस को। अब हमने एसिड के बारे में तो बात कर ली, अब आती है बारी बेसिस की। सो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर एक्सप्लेन्ड टाइप्स ऑफ बेसिस which are classified into two types,
हम यहाँ पर बेसिस को भी 2 कैटेगरीज या 2 टाइप्स में एक्सप्लेन करते हैं। मीन्स ये कि केमिस्ट्री में आप 2 तरह के टाइप्स ऑफ बेसिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें पहला जो आपके पास होगा, द फर्स्ट वन इज मोनो एसिड बेसिस एंड द सेकंड वन इज पॉली एसिड बेसिस। जैसे कि आप लोगों ने ऊपर भी यही देखा है कि मोनो मीन्स वन एंड पॉली मीन्स मोर देन वन, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि आपके पास बेसिस की कैटेगरी वो है जिसमें OH विच मीन्स हाइड्रोक्सिल आयंस आप लोगों के पास क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए जब उसको किसी भी एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व करवाया जाएगा। यहाँ पर जो पहला टाइप है मोनो एसिड बेसिस, इसकी डेफिनेशन को अगर आप लोग देख लो, दोज बेसिस विच प्रोड्यूस वन हाइड्रोक्सिल आयन इन एन एक्वस सोल्यूशन, ये उस तरह के बेसिस होंगे, ये वो सोल्यूशंस होंगे, वो सब्सटेंसेस होंगे जिसमें जब आप इसको किसी भी एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट करोगे तो ये हमें सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल आयन की आयनाइजेशन करके देगा। इसके बरअक्स अगर हम इसके एग्जाम्पल्स को देखें, इसमें अगर आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का, जिसका फार्मूला है NaOH। इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि आपका जो ये कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोक्सिल आयन की तादाद यानी इसकी कंसंट्रेशन 1 है। अगर ये किसी भी एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट होंगे तो ये हमें सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल आयन के फॉर्मेशन करके देंगे। इसी तरह अगर आप लोग सेकंड एग्जाम्पल पर चलते हो, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर मेंशन किया है, वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपके पास वो कंपाउंड है जब ये किसी भी एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट होगा तो ये भी हमें सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल आयन की डिसोसिएशन करके देगा, ब्रेकडाउन करके देगा। इससे ज्यादा आयन हाइड्रोक्सिल आयन के इस प्रोडक्ट में, इस कंपाउंड में नहीं बन पाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस यहाँ पर कर लेंगे तो मैंने सेकंड टाइप को भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया है फॉर बेसिस, वो है आप लोगों के पास पॉली एसिड बेसिस। पॉली एसिड, पॉली मीन्स मोर देन वन। इसमें अब हम जो डिसोसिएशन करने वाले हैं उसमें हमारे पास एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयंस की फॉर्मेशन होगी जब उनकी ब्रेकडाउन होगी। ये वो बेसिस होंगे, दोज बेसिस विच प्रोड्यूस मोर देन वन हाइड्रोक्सिल आयन इन एन एक्वस सोल्यूशन, कि अगर इस तरह के बेसिस को उठा लिया जाए और उनको एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व किया जाए, डिसोसिएट किया जाए, तो ये हमें एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयंस की क्या करेंगे, फॉर्मेशन करके देंगे। एग्जाम्पल्स आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। मैंने पहली एग्जाम्पल ली है बेरिलियम डाइहाइड्रोक्साइड की, विच मीन्स कि जब इनकी ब्रेकडाउन होगी, जब बेरिलियम डाइहाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसोसिएट किया जाएगा या किसी भी एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट किया जाएगा तो इसकी ब्रेकडाउन में हमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेंगे। सिमिलरली जब अगर आप दूसरे एग्जांपल पर फोकस करोगे, वो आयरन ट्राई हाइड्रोक्साइड है आप लोगों के पास, जब इनकी डिसोसिएशन होगी तो इसमें आपके पास 3 हाइड्रोक्सिल आयंस के जो अलग अलग कंपाउंड्स है, जो अलग अलग सब्सटेंस है, वो आप लोगों को डिसोसिएशन में दिखेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को यहां तक ये क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखते हुए आपके लिए स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और स्ट्रेंथ ऑफ बेस को एक्सप्लेन किया है फॉर द क्लेरिफिकेशन ऑफ दीज 2 टाइप्स अकॉर्डिंग टू बेसिस एंड एसिड्स। सबसे पहले हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का मतलब क्या है। यहाँ पर स्ट्रेंथ से मुराद ताकत नहीं है, बल्कि यहाँ पर स्ट्रेंथ से मुराद उनकी वो कैपेसिटी है, उनका वो रेंज है जिस पर आपके एसिड का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डिपेंड करेगा। पहले हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये है क्या चीज। Strength of an acid depend on its ability to donate hydrogen ion in water। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का मतलब है कि इसमें हम एसिड के उस डिपेंडेंस एबिलिटी को चेक करेंगे जिसमें हाइड्रोजन आयन किस हद तक डोनेट हो रहा है वाटर के अंदर। इसमें 2 पॉसिबिलिटीज आती है, एक हमें स्ट्रॉन्ग एसिड्स देखने को मिलते हैं और एक हमें वीक एसिड्स देखने को मिलते हैं। अगर हम पहले स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपके पास वो एसिड्स होते हैं जो कि कंप्लीटली आपके पास आयोनाइज हो जाते हैं किसी भी एक्वस सोल्यूशन में। मतलब जितने हाइड्रोजन आयन आपके कंपाउंड में, आपके एसिड में मौजूद होंगे, वो सारे के सारे अगर एक साथ आयोनाइज
आयोनाइज हो जाएंगे तो उसको हम लोग नाम दे देंगे एक्वस सोल्यूशन का, और वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आप लोगों के पास कहलाए जाएंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो हमेशा हमें हायर कंसंट्रेशन देते हैं H प्लस आयंस का। यहां पर क्या मुराद हुआ हायर कंसंट्रेशन से? मतलब अगर किसी कंपाउंड में 4 हाइड्रोजन मौजूद हैं और वो 4 के 4 हाइड्रोजन डिसोसिएट हो जाते हैं, तो हमें आपके साइड प्रोडक्ट में जब रिएक्शन परफॉर्म होगा तो हमें ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयंस की फॉर्मेशन पॉसिबल हो जाएगी। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैंने एक रिएक्शन आप लोग के लिए परफॉर्म करवाया है। हमने इसमें जो कंपाउंड लिया है, जो एसिड लिया है, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फार्मूला है HCl। ये एक्वस स्टेट में मौजूद होगा डियर स्टूडेंट्स। जब इनकी ब्रेकडाउन होगी किसी एक्वस सॉल्यूशन में, तो जितने हाइड्रोजन आयन इस एसिड में मौजूद होंगे वो सारे के सारे आपके पास क्या हो जाएंगे? आयोनाइज हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, कंप्लीटली एक अलग स्टेट में आप लोग को दिख जाएंगे। जैसे कि आप लोग को प्रोडक्ट में दिख रहा है कि H प्लस आयंस बिल्कुल अलग हो गए हैं और क्लोरीन के जो आयंस है वो आप लोग के पास बिल्कुल एक अलग स्टेट में आप लोग के पास मौजूद है। आप लोगों के लिए एक छोटा सा जो बॉक्स है वो मैंने आप लोगों को मेंशन किया है आपके स्क्रीन पर। अगर आप लोग देखोगे, ऊपर लिखा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड्स और सामने उसके लिखा होगा केमिकल फॉर्मूला। स्ट्रॉन्ग एसिड कुछ आपके पास अर्थ पर जो यहाँ पर सिर्फ मैंने मेंशन किए हैं वो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स इतने नहीं हैं, और भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम लेक्चर को थोड़ा क्लियर बेस पर लेकर जा रहे हैं, इसीलिए हम स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देखेंगे। इसमें कुछ एसिड्स आप लोगों को मेंशन है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, या फिर परकोलिक एसिड हो गया आप लोगों के पास। ये सारे वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है कि जब ये किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में जाएंगे, डिसोसिएट होंगे, तो ये आप लोगों के पास कंप्लीटली उसमें डिसोसिएट होंगे। इसके कोई भी हाइड्रोजन आयंस बाकी नहीं बचेंगे, बल्कि वो कंप्लीटली इससे क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। ये एक्सप्लेनेशन था स्ट्रॉन्ग एसिड का। अब बात करते हैं वीक एसिड्स के ऊपर। वीक एसिड्स आपके पास वो एसिड्स होंगे जिनमें जो एसिड होगा उसमें मौजूद हाइड्रोजन आयन कंप्लीटली आपके पास डिसोसिएट नहीं होंगे, कंप्लीटली आपके पास आयोनाइज नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन मौजूद है, H2SO4 की एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड का नाम दे रहे होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में आपके पास कभी कभी सारे के सारे हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि इसको फिर हम स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम नहीं देंगे, यहाँ पर ये हमारे पास वीक एसिड कहलाया जाएगा। वीक एसिड में हमेशा कंसंट्रेशन जो होगी H प्लस आयंस की वो लोअर रहेगी। बता दिया है रीजन आप लोगों को कि वजह ये होगी इसकी कि कुछ हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट हो जाएंगे, कुछ हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट नहीं होंगे। इस बेस पर हम कहते हैं कि इसमें हमें लोअर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की मिलती है। इसमें भी आप लोगों को मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है परपोनिक एसिड का, ठीक है, CH3COOH। इसमें आप लोगों ने ये देखना होता है कि आपके पास ये जो हमारा वीक एसिड हम लोगों ने लिया है, ये जब डिसोसिएट हुआ है तो इसमें हाइड्रोजन की तादाद 4 है रिएक्टेंट में, लेकिन डिसोसिएट होने के बाद सिर्फ 1 हाइड्रोजन डिसोसिएट हुआ है, जबकि बाकी 3 हाइड्रोजन उसी कंपाउंड में मौजूद है। इसका मतलब है कि सारे के सारे हाइड्रोजन आपके पास डिसोसिएट नहीं हुए हैं। तो हमारी डेफिनेशन भी हमें यही बोलती है कि ये वो एसिड्स होंगे जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे। यहाँ पर उसके लिए कुछ एक बॉक्स आप लोगों को अरेंज करके दिया है, उसमें आप लोगों ने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देख लेने हैं। एक आपके पास है नाइट्रस एसिड HNO2, फिर है सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड। ये आप लोगों के पास प्रोपेनोइक एसिड की जो पहचान है, इसमें भी यही होता है बेसिकली कि आपके पास कुछ एसिड्स में जैसे हाइड्रोजन कुछ हद तक डिसोसिएट होते हैं और फिर नहीं होते। ये वो एग्जांपल है जो हमें वीक एसिड की क्लेरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं? अपनी एक्सप्लेनेशन देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इस टॉपिक के इस लेक्चर के लास्ट स्टेज पर, जिसमें हम स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस को एक्सप्लेन करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस का मतलब भी वहां यही है जैसे हमने एसिड्स को एक्सप्लेन किया। इसका मतलब ये है कि हम इसमें बेसिस की उन कैटेगरी को देखेंगे कि जिसमें कंप्लीटली आयनाइजेशन हो और जिसमें कंप्लीटली आयनाइजेशन ना हो। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस को। स्ट्रॉन्ग बेसिस हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस वो बेसिस होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में। जैसे वहां पर हायर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस हम लोगों को मिल रहे थे, यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस हम लोगों को क्या होंगे? एक्सप्लेन होंगे।
यहाँ पर भी आप लोगों को मैंने एक टेबल अरेंज करके दिया है जिसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस के। स्ट्रॉन्ग बेसिस में मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड की एग्जाम्पल ली है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की एग्जाम्पल ली है और लिथियम हाइड्रोक्साइड की एग्जाम्पल ली है। स्टूडेंट्स, अगर आप स्क्रीन पर फोकस करोगे तो इनके केमिकल फॉर्मूला में आप लोगों को एक एक हाइड्रोक्सल आयन दिखेगा। इस एक एक हाइड्रोक्सल आयन की जब एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएशन होती है तो ये कभी भी तोड़ा रहता नहीं है, बल्कि ये कंप्लीटली आपके पास डिसोसिएट हो जाता है। इसीलिए हम इस तरह के कंपाउंड्स को स्ट्रॉन्ग बेसिस का नाम दे रहे होते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स वीक बेसिस पर। वीक बेसिस आपके पास वो बेसिस होंगे जो जिस तरह वीक एसिड्स थे जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहे थे, इसी तरह वीक बेसिस का भी एक स्ट्रेंथ होता है कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। इसमें भी जो आपको OH आयंस की कंसंट्रेशन होगी वो बहुत कम दिखेगी। ये हमेशा हमें लोअर कंसंट्रेशन देंगे। लोअर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होगा कि जितने हाइड्रोक्सल आयन आपके इस बेस में मौजूद होंगे वो सारे के सारे डिसोसिएट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड की एग्जांपल ली है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एग्जांपल ली है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की एग्जांपल ली है। इन सब में अगर आप देखो तो कहीं पर हाइड्रोक्सिल की तादाद 2 होगी, कहीं पर हाइड्रोक्सिल की तादाद 3 होगी। हाइड्रोक्सल आयन सारे के सारे आपके पास यहाँ पर क्या नहीं होंगे, अपने आप को डिसोसिएट नहीं करेंगे। अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एग्जांपल लूं तो कभी कभी ये होता है कि जब ये एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट हो जाते हैं तो ये आप लोगों के पास एक हाइड्रोक्सल आयन को डिसोसिएट कर लेता है और एक को कैल्शियम के साथ रहने देता है। इससे ये क्लियर हुआ कि ये कंप्लीट आयोनाइजेशन शो नहीं करता, कंप्लीट डिसोसिएशन शो नहीं करता। इसीलिए हम इसको वीक बेसिस की कैटेगरी में क्या कर रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। वस्सलाम।